Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एचीवर्स वेब की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सारे चैनल्स कराते हैं, क्या कराते हैं, आज के जो एग्जाम्स हुए उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, तो आपको भी जानना चाहिए जो नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये आप गारंटी रखिए कि क्वेश्चंस ऑथेंटिक होंगे। जो क्वेश्चन फालतू का होगा, जो झूठ से बताया गया है कि ये नहीं हुआ है, उसे मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और यार दोस्तों को अपने शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है, तो आज जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने क्या रोज 2 शिफ्ट होते हैं जब भी एग्जाम्स होते हैं, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, तो सबसे पहले हम शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, क्वेश्चन लगभग एक्यूरेट रहेगा। ओके, और हाँ एक बात और ये भी आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन आगे इससे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा एग्जाम को लेकर, बस हमारे साथ बने रहिए, आपका सभी बेड़ा पार हो जाएगा। ओके, एक गुजारिश उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक बात और आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, आप वीडियो तभी लाइक कीजिएगा जब आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा नहीं लगेगा तो आप वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज के फर्स्ट शिफ्ट के पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहले शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। प्रश्न क्या है कि सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्यों है, प्रशांत महासागर क्यों नहीं है? तो देखिए, आप लोग यदि आप लोग कभी भी एटलस देखे होंगे तो उसमें आपको कनाडा और यूएसए की यदि लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे तो उधर ही उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और कनाडा और यूएसए दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ना। और उधर देखिए, साथ साथ उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वो इधर यूरोप से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यूएसए और कनाडा है इधर यूरोप से, तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब महासागर में घुसा है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में घुसा है। अब आपसे हो सकता है अगले दिन प्रशांत महासागर से संबंधित कुछ तथ्य पूछ दे। ठीक है, हवाईयन आइलैंड के बारे में पूछ दे, क्योंकि उधर ज्वालामुखी में बराबर विस्फोट होते रहते हैं, तो ये सारे आप लोग देख कर जाइएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग अवश्य जानते होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे देश के लिए। पोखरण आप लोगों ने मूवी जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। ये जो पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था, एक और परीक्षण हुआ था जिसमें हम लोग असफल हो गए थे, लेकिन जिसमें सफल हुए वो पोखरण 2 था। और पोखरण का जो सफल वाला परमाणु परीक्षण हुआ और इसी के बारे में पूछा जाता है, ये कब हुआ, 1998 में हुआ। कब हुआ, 1998 में। और ये बात एकदम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है आपसे हमेशा कि ऑपरेशन शक्ति जो है इसका संबंध किससे है, तो पोखरण परमाणु परीक्षण से है। आपके अगले एग्जाम में अगले शिफ्ट में जरूर ऑपरेशन शक्ति के बारे में पूछेगा। ठीक है, कि ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है, एकदम 100% पूछेगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2023 एशिया फुटबॉल कप कौन सा देश में होगा। तो 2023 का जो एशिया फुटबॉल कप है वो चाइना में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, चाइना में। जब 2023 का हो गया है, हालांकि 2019 का पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग जानते चलिए कि 2019 का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था, कतर में हुआ था। ठीक है, तो 2023 का एशिया फुटबॉल कप कहाँ होगा, चाइना में होगा। अभी चाइना में अगले आगामी वर्षों में बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अब एशिया फुटबॉल कप के बारे में पूछा है, अब हो सकता है आपसे फीफा के बारे में पूछ दे। ठीक है, कि फीफा कब होगा अगला, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, फीफा कब हुआ था पिछला, इसके विनर कौन है, तो ये सारे आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये सारे अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अब ये फुटबॉल में भी जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2019 जीडीपी में भारत का रैंक क्या है। देखिए, 2020 का नहीं पूछा है, 2019 का पूछा है। यदि आपको याद होगा कि फॉर्म कब निकला था एनटीपीसी का, 2019 में निकला था, तो इसका रेंज क्या है, 2018 से लेकर 2020 तक के करंट अफेयर्स को पूछेगा। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल इतने शिफ्ट हो चुके हैं, इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, तो इसलिए अब 2020 का ना के बराबर पूछेगा। ठीक है, अब आपको 2019 और 2018 के करंट अफेयर्स ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में आया था कि जो भारत है फिर से 5वीं अर्थव्यवस्था कब बनेगा, 2030 में जाकर। लेकिन यदि हम एक साल पीछे जाते हैं, 2019 में जाते हैं,
2 साल पीछे जाते हैं, 2019 में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके थे, ठीक है। यूके को पीछे करके हम लोग 5वीं पोजीशन को प्राप्त कर चुके थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5वां। लेकिन अब फिर से हम कब गेन करेंगे, कोविड-19 के कारण बहुत नीचे हो गए, मतलब 7वें नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर से कब 5वां पोजीशन अपना गेन करेंगे, 2030 के आसपास, ओके। तो 2019 जीडीपी में भारत का रैंक क्या था, 5वां था। तो ये था आज का प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एशिया खेल 2019 में सबसे अधिक मेडल किसने जीता। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर लग रहा है। क्या एरर है मैं बताता हूँ। एशिया खेल, पहला तो बात यह है कि 2018 में हुआ था, और यदि जो 2018 एशिया खेल के बारे में पूछा था तो उसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता था, चाइना जीता था। कौन जीता था, चाइना जीता था। लेकिन यदि एशिया खेल 2019 के बारे में पूछा है तो ये जो होता है ना, जो 2019 में गेम हुआ था, ये साउथ ईस्ट एशिया खेल था, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया खेल था और ये फिलीपींस में हुआ था, और सबसे ज्यादा मेडल भी फिलीपींस जीता था, ठीक है। तो यदि जो प्रश्न पूछा है उस हिसाब से अपना आंसर एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन हमारे ख्याल से ये 2018 के बारे में ही पूछा होगा, ओके। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को पूरा देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछ चुका है, कब हुआ था, तो अब उसके लीडर्स के बारे में भी जरूर पूछा जाएगा। और देखिए 100% वो प्रश्न फिर से आ गया कि खिलाफत आंदोलन के लीडर का नाम बताइए। तो मेन रूप से खिलाफत आंदोलन, मैंने बताया था कि इसे किस तरह से खलीफा आंदोलन से खिलाफत आंदोलन के रूप में चेंज हो गया, मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी। तो खिलाफत आंदोलन में जो मुख्य थे भारत में इसको उजागर करने वाले, ये अली बंधु थे, ठीक है। कौन, अली बंधु इनको बोला जाता है शॉर्ट में। 2 भाई थे, मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ठीक है। तो अली बंधु खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। और मैंने आपको उस समय यह भी बताया था कि खिलाफत आंदोलन के समय गांधी जी इसमें भी जुड़ गए, उस समय जो गांधी जी थे वो उस समय के बहुत बड़े हीरो थे, और जब इसमें वो जुट गए तो ये आंदोलन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ओके। और हाँ, गांधी जी के बारे में आपको जानना है कि उनसे संबंधित कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है जो प्रश्न, तो मैं उसका क्या बोलता है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाइए उसको देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे एक प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में रहेंगे, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, ऑर्डर भी है थोड़ा सा, जाइए आप लोग प्लीज जाकर देख लीजिए, ओके। लेकिन इस वीडियो के बाद अब जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज कब बनाया गया था। तो पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले 1959 में हुई थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हुई थी, राजस्थान में चेक किया गया था पहले एक जिला में लागू करके, आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू के समय में तब। लेकिन हम लोग यदि देखिए अब पंचायती राज कब बनाया गया था, मतलब पंचायती राज कब बना था, तो ये 1959 में लागू हो गया था पंचायती राज के बारे में। लेकिन यदि अब आपसे अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। ये अब आपको याद रखने की जरूरत है। ये प्रश्न 100% अब आपसे अगले एग्जाम्स में पूछेगा, मतलब एग्जाम्स में क्या, बस अगले शिफ्ट में ही पूछेगा। और हाँ, पंचायत के बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है ये भी आपसे पूछेगा, ठीक है। पंचायत के बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद की यदि हम लोग बात करें तो पंचायत के बारे में भाग 9 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 243 में दिया हुआ है, ठीक है। और 243 में भी ए से लेकर ओ तक, 243 बहुत ज़्यादा है, उसमें आर्टिकल भरा हुआ है, 243 में भी ए से लेकर ओ तक है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है, सिर्फ आपसे भाग पूछा जाएगा पंचायत का। नहीं तो पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारी किस अनुसूची में जोड़ी गई, मतलब किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी अनुसूची में, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पंचायत के बारे में जो 1992 में संविधान संशोधन हुआ था 73वां, ठीक है, तब जोड़ा गया था पंचायत के बारे में अधिनियम, अनुसूची जोड़ा गया था 10वें अनुसूची के रूप में भारत के संविधान में, ओके। तो इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अमेरिका की किस मसाले पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये एक फालतू सा प्रश्न आ गया है, ये प्रश्न नहीं पूछा होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है। तो ओजोन लेयर किस में पाई जाती है ये आपको अवश्य पता होगा, बार बार पूछा जाता है, पॉपुलर है। तो ओजोन लेयर समताप मंडल में, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही एक लेयर है मोटा सा, ओजोन लेयर इससे बोलते हैं। वो क्या करता है, हमें बहुत सारे सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, ठीक है। जिससे यदि वो किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी तो क्या होगा, हमें स्किन कैंसर होगा और बहुत सारी बीमारियां होंगी, खासकर उसमें यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, ओके। अच्छा, अब देखिए आपसे लेयर के बारे में जरूर पूछेगा। अब इसमें लेयर्स के बारे में पूछा है तो अब आपसे हो सकता है अगला दिन पूछ दे कि वर्षा की घटना किस मंडल में होती है, ठीक है, विमान किस मंडल में उड़ते हैं, तो ये सारे आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा पॉपुलर ट्रिक बताता हूँ जो आप लोगों को पता होगा, याद करने में आपको इजी होगा कि भाई कौन सा लेयर किसके बाद है, ठीक है। ये एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है, आपको पता होगा।
हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। पहला है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, इस ट्रिक का नाम क्या है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। तो ट्रस्ट का टीआर लीजिए, टीआर से ट्रोपोस्फियर हो जाएगा पहला लेयर। दूसरा देखिए क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, इसी में अभी मैंने ओजोन मंडल के बारे में बताया आपको, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, मीजोस्फेयर, ओके। चौथा क्या हो जाएगा, थर्मोस्फेयर हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम वाला कौन सा हो जाएगा, एक्सोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल, ये मध्य मंडल, ये समताप मंडल, ठीक है, ये आयन मंडल और ये बहिर्मंडल, ये आपके पांचों लेयर हो गए, ठीक है, एटमॉस्फेयर के लेयर हो गए, ओके। तो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ये आपका बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, बराबर आपके लिए आपको याद होगा, बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर से आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिए, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मीजोस्फियर मतलब स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में देखिए, पूछा है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में मैंने बताया था। अच्छा एक बात और, 1931 में क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा, पूना पैक्ट के बारे में भी जरूर पूछेगा, ठीक है, और शायद पूछा हुआ भी है। पूना पैक्ट के बारे में पूछ दिया, अब धीरे धीरे अब और आगे आएगा, ठीक है, 1931-32 तक पहुंच गया है, अब धीरे धीरे और हम लोग आगे आएंगे। 1942 सत्याग्रह के बारे में पूछेगा, ठीक है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछने लगेगा, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा अपडेट होते जाइएगा, ठीक है, कि क्या पूछ सकता है, ओके। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएनओ, प्रेसिडेंट ऑफ यूएनओ कौन है। तो हाल फिलहाल में पिछले साल ही वोल्कन बोजगिर बने थे, इसके पहले मोहम्मद बांडे थे, लेकिन अब ये वोल्कन बोजगिर बने हैं, ठीक है। इसके पहले कौन थे, तंजानिया के जो प्रधानमंत्री थे या प्रेसिडेंट थे, जो भी थे, मुझे पूरा याद नहीं है वो थे, लेकिन अब ये आ गए, कौन आ गए, वोल्कन बोजगिर, ओके। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा। देखिए ये भी चाइना में, एक गेम और चाइना में। आप लोगों ने अभी एशियन गेम के बारे में देखा, एशियन फुटबॉल कहाँ होगा, वो भी चाइना में। और ये भी देखिए 2022 का ओलंपिक है, ये भी चाइना में होगा, ओके, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एक बायोलॉजी का पॉपुलर बुक है, हमेशा एग्जाम्स में इसके बारे में पूछता रहा है कि ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए बायोलॉजी के चार्ल्स डार्विन के बारे में पूछा है, ऑथर के बारे में। अब हो सकता है अगले एग्जाम में क्या होगा, मिलता जुलता प्रश्न तो पूछता ही है, उस प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो चार्ल्स डार्विन किस लिए फेमस थे, इनका कौन सा थ्योरम था, ये सब आप लोग देख कर जाइएगा, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है। तो गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। आप लोग हमारे क्या कीजिए, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, दोनों जगह ज्वाइन हो जाइए, ओके। और उसमें आपको दिया हुआ है अपडेटेड लिस्ट सब जगह के गवर्नर का, ठीक है। तो आप लोग उधर से भी याद कर सकते हैं, या आप कहीं से भी गूगल सर्च करके भी याद कर सकते हो, ओके। तो चलिए गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है, अभी द्रौपदी मुर्मू है, इसके बारे में पूछा गया है। एक और बहुत प्यारा सा इजी सा प्रश्न पूछा गया है राज्य से, जो कि मैं आगे बताऊंगा, आएगा तब तक आप लोग गवर्नर ऑफ झारखंड को याद रखिए, कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, नॉर्थ ईस्ट का मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के बारे में सब कुछ रट जाओ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो अभी डिमांड पर है, पॉपुलर है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ये अब आपसे पूछा जाएगा, गेंडा के लिए। किसके लिए, गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा के लिए, ये असम में है, ओके। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूछा है। अब आप लोगों को हो सकता है बहुत सारा जो उधर मणिपुर तरफ जो लेक है, इंपॉर्टेंट लेक है, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप लोग देखते जाइएगा। और वो फैक्ट्स आपको किधर मिलेंगे, हमारे वेबसाइट पर घुमाइए www.achievers.web.in, नीचे आपको लिंक भी दिया हुआ है, उधर आप लोग जीके जीएस के पोर्शन में जाकर ज्योग्राफी में जाइएगा, उसके बाद स्टेट्स ऑफ इंडिया में जाइएगा, तब आपको मिल जाएगा सारे राज्यों का नोट्स, ठीक है। तो उसमें आप लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आराम से छाट कर पढ़ सकते हैं, ओके। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला इंडियन साइंटिस्ट कौन था। तो ये कौन थे, सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन। प्रकाश के लाइट ऑफ स्कैटरिंग, मतलब प्रकाश के स्कैटरिंग के थ्योरी को इन्होंने कुछ बताया था, उसके बारे में बताया था, तो इसलिए इनको नोबेल मिला था। कब मिला था, 1930 में। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया कभी सबसे पहला भारतीय कौन है जिसे नोबेल मिला था, तो सबसे पहला भारतीय नोबेल किसे मिला था, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्हें 1913 में ही मिल गया था, ओके, उनके लिटरेचर के क्षेत्र में, ओके, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन उनको फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को कब मिला, 1930 में, ठीक है।
तो याद रखिएगा आप लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्लासिकल डांस के बारे में पूछा है, कुचिपुड़ी के बारे में, और ये कुचिपुड़ी आप सबको पता होगा कुचिपुड़ी कहाँ है, कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश के डांस है, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर डांस है। 7 या 8 हमारे मेन रूप से क्लासिकल डांस है, उसी पर पूरा इंडिया निर्भर है। लेकिन यदि बात करें लोक नृत्य की, फोक डांस का, तो फोक डांस बहुत सारा है, ठीक है, 100-150 के आसपास डांसेज है। तो मेन रूप से आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, जो अभी स्टेट पॉपुलर हो, जो अभी स्टेट हाल फिलहाल में 1-2 साल में ज़्यादा न्यूज में रहा हो, तो उसके बारे में पूछा जाता है। ओके, तो कुचिपुड़ी डांस कहाँ है, आंध्र प्रदेश का डांस है, ठीक है। तो आप लोग कुचिपुड़ी हो गया। अगले जितने भी अब बचे हैं शेष, ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, एक आध क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया तो हो गया। तो शेष जितने भी हमारे पास डांसेस बचे हुए हैं, क्लासिकल डांसेस, उसके बारे में आप लोग पढ़कर जाइएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है, आप लोगों को पता होगा, ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये इजी सा प्रश्न था, मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री का था, ठीक है, मॉडर्न का नहीं था। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। देखिए एक या दो फुल फॉर्म तो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक रहेगा आपका कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है, और एक इधर उधर से संबंधित। चलिए, तो आज का जो पहला सब संक्षेप आपको मिला है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो यदि रैंक 2020 की बात करें तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, और इंडिया का रैंक क्या है, 131 है। लेकिन 2019 में इंडिया का रैंक क्या था, 129 था। मतलब कि हम लोग 2 स्थान फिसल गए हैं। और आपको रैंकिंग के बारे में जानना है कि बहुत सारे इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग क्या है 2020 में, तो उसका भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, आपकी मर्जी है। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा भी बढ़िया लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ WCCB। WCCB का फुल फॉर्म बताइए। तो WCCB का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। मतलब आप लोग जंगल में जितने भी क्राइम करते हो, मतलब अवैध रूप से लकड़ी काट लेते हो, अवैध रूप से शिकार कर लेते हो, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ये WCCB एक संस्था बनाई हुई है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये भी काफी पॉपुलर प्रश्न है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, नाभिकीय विज्ञान के फादर कौन है इंडिया में, किनको माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। किनको, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है। और इन्हीं के सम्मान में, इनके नाम पर ही भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक अनुसंधान संस्थान बनाया गया है, जो कि कहाँ है, आप लोग यदि पोखरण देख रहे होंगे तो उसमें भी उसका जिक्र हुआ था। वो कहाँ था, बॉम्बे में था। कहाँ था, बॉम्बे में, ठीक है। तो ये हुई कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। मतलब इंडिया में जितने भी स्पेस प्रोग्राम हुए, तो इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर साराभाई को जाता है। किसको जाता है, विक्रम साराभाई को जाता है। और किनको किनको जाता है, सतीश धवन को जाता है। तो आपसे अब सतीश धवन के बारे में पूछा जाएगा, या फिर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पूछा जाएगा कि मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब अगले डिमांड पर रहेंगे अगले शिफ्टों में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो इनके बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है, कौन थे, बरिउद्दीन तैयब जी। तीसरे सेशन में ही, नेशनल कांग्रेस के तीसरे सेशन में ही इन्हें बनाया गया था। आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन होते थे दिसंबर में होते थे, लगभग दिसंबर के महीने में ही होते थे। दिसंबर में भी कब, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में ही हुआ करते थे। तो सबसे पहला अध्यक्ष कौन थे, आपको पता है, कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और तीसरे सेशन के अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, तो आप लोग इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है, इनके बारे में भी आप लोग को याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, इनके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये सारी बातें याद रखिएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था, ठीक है। अब इसी के बाद आप लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुने हैं। पिछला प्रश्न में पूछा था कि पिछले दिन पूछा था जो एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग कितने लोग मारे गए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के सबसे प्रमुख कारण में से एक था रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही वो सब जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, इसके विरोध में ही हम लोग रैली करना शुरू किए, सभा करना शुरू किए, ठीक है। और उसी सभा में एक सभा चल रही थी कहाँ, जालियांवाला बाग में, और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अच्छा, ये तो हो गई कि बाद की बात है। अब आप लोग जानिए रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट ये था, इसे काला कानून क्यों कहा गया। तो रॉलेट एक्ट ये था कि किसी भी
लोग को देखिए आप लोग, कोई भी नेता हो तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था कोई भी नेता रहते थे उनको बिना कोई इल्जाम के, बिना कोई सफाई दिए अरेस्ट करके जेल में बंद कर देते थे। तो यही था रॉलेट एक्ट। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ विच कॉरिडोर। इंडिया और चाइना के बीच हमेशा विवाद चलते रहता है, किस कॉरिडोर के कारण? तो आपको पता होगा पाकिस्तान तक वो एक कॉरिडोर खींचने वाला है, कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, और उस कॉरिडोर का नाम क्या है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसी के बारे में 100% इसी के बारे में पूछा होगा। ठीक है, तो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ विच कॉरिडोर? तो CPEC के। ठीक है, इस कॉरिडोर के कारण हमेशा विवाद होते रहा है, लेकिन इंडिया कभी बनने नहीं देगा। ओके, चलिए एक और फुल फॉर्म कि फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदम है, तो डिजिटल इंडिया से संबंधित कुछ बातें आप लोग को याद रखने की जरूरत है, उसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए UPI का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद करके थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बना रहे। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। देखिए एक बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन कि CM ऑफ बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो सभी को पता होगा, लगातार 7वीं बार, लगातार नहीं रिकॉर्ड 7वीं बार ये मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिए हैं बिहार में। ठीक है, कौन? नीतीश कुमार। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में एक प्रश्न पूछा था कि आरोग्य सेतु ऐप क्या है? तो आरोग्य सेतु ऐप या हो सकता है पूछ दे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या पूछा था ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक क्वेश्चन था। तो आरोग्य सेतु का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोग ये जानिए, अजय देवगन, आप लोग अवश्य जानते होंगे। साथ ही साथ आरोग्य सेतु को क्यों लॉन्च किया था? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, कि कहाँ कहाँ कोरोना का कॉन्टैक्ट है उसको ट्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एम हो गया और इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, और ये 2020 में लॉन्च हुआ है, ये तो आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा के बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में, आपके ऑप्शन में कौन था उस हिसाब से, जैसे करीना कपूर को बनाया गया है, सुनील छेत्री को बनाया गया है, विराट कोहली भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है, मैरी कॉम भी है, सारा अली खान भी है, तो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर है पूमा के। आपके ऑप्शन में कौन वाला था ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ओके, इसलिए ये नहीं कि करीना कपूर लिखे तो सिर्फ करीना कपूर ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप पूछा गया था कि नंबर ऑफ प्रेसिडेंट इन प्रेजेंट, मतलब अभी जो रामनाथ कोविंद है ये किस नंबर के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है? तो रामनाथ कोविंद का नंबर क्या है? 14। रामनाथ कोविंद के पहले 13 और राष्ट्रपति इंडिया में सर्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रश्न था। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा कुछ और समाज, कुछ और सभा, ठीक है, आप लोगों को याद करके जाना है। खासकर ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में जितने भी सभा की स्थापना हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह वगैरह। ओके, तो आप लोग याद करके जाइएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए राजा राम मोहन राय के बारे में हो गया, ब्रह्म समाज के बारे में हो गया। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कॉफ़ी में उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये तो आपको पता होगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील काफ़ी फेमस है कॉफ़ी उत्पादन के लिए। इसका मिट्टी टेरा रोसा बोला जाता है, जिस मिट्टी में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने कभी आपको फुर्सत में ब्राज़ील के बारे में बहुत सारी जानकारी दी होगी। और यदि भारत में पूछ दिया आपसे कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो कर्नाटक है, बाबा बुदन की पहाड़ी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था क्वाड्रिलेटरल रोड के बारे में, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये भारत के 4 मेन शहर को, कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सॉरी चेन्नई, कोलकाता, ऐसे में बना सकता हूँ। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, जिससे एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड बोला जाता है। ठीक है, तो किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसके बारे में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि एशियन गेम 2018 वेन्यू। तो एशियन गेम 2018 के बारे में मैंने ऊपर भी बताया है, इसका वेन्यू कहाँ था? जकार्ता। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता था? चाइना ने। लेकिन अगला जो एशियन गेम होगा 2022 वो कहाँ होगा? वो भी चाइना में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया। तो विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया 2015 में। आपसे 100% गारंटी है कि ईयर ही पूछा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके ये ऑफिशियल यूज के लिए और पब्लिक यूज के लिए दोनों अलग अलग डेट है, तो आपसे बस ईयर पूछा होगा कि विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया, तो 2015 में। ठीक है, एक प्रश्न पूछा था यूएनओ के मेंबर के बारे में कि यूएनओ में कितने मेंबर हैं। यदि इसके बारे में पूछा होगा तो 193 आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन यदि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के बारे में पूछा होगा तो 15। ठीक है, 5 परमानेंट और 10
नॉन परमानेंट। तो ये बातें थी। और यूएनएससी के बारे में एक और बात मैंने उस वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया था यूएनएससी के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। एक और प्रश्न जो हमें मिल पाया आज का, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप क्या है? तो कार्बन का एलोट्रोप है डायमंड और ग्रेफाइट, मतलब हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो महत्वपूर्ण अपर रूप हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज के पहले शिफ्ट का प्रश्न। अब हम लोग दूसरे शिफ्ट के प्रश्न को देखते हैं। आई होप कि आपको ये पहले शिफ्ट के प्रश्न का डिस्कशन और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे आ सकते हैं ये आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे शिफ्ट के प्रश्न को। ये अब जल्दी से शिफ्ट 2 के प्रश्नों को देखते हैं कि शिफ्ट 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या जितनी भी थी, लेकिन हमारे पास कुछ कमी अवेलेबल हो पाई है। आप लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं हो कि आप लोगों का प्रश्न कैसा रहा। प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करो, तब ना मैं प्रश्न ज़्यादा डाल पाऊंगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ लिंक दिया जाएगा, या आप यहाँ बताया करो कि भाई हाँ ये प्रश्न पूछे गए थे, जिनको भी जो पता चले, ठीक है। पहले प्रश्न को देखते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के फादर कौन है, मतलब जो हमारा भूविज्ञान है उसके फादर कौन है, उसके पितामह किसे कहा जाता है? तो इरेस्टोनीज को। किसे? इरेटोस्थनीज को। ये ग्रीक के एक स्कॉलर थे और इन्हीं को ज्योग्राफी के फादर माना जाता है। ओके, अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया था महारत्न कंपनी के बारे में, ठीक है। महारत्न कंपनी के बारे में पूछा गया था। देखिए भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, ठीक है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। महारत्न कंपनी हमारे हिसाब से 10 है, 14 नवरत्न कंपनी है। बस महारत्न और नवरत्न कंपनी के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स में पूछा गया था शायद कि 25 मीटर पिस्टल गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो लेकिन ये वोमेन में जो भी एशियन गेम्स जो 2018 में हुआ था इंडोनेशिया जकार्ता में, अभी आप लोगों को मैंने बताया फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसमें जो 25 मीटर के पिस्टल में गोल्ड मेडल जीती है वो महिला है और उसका नाम क्या है? रानी सरनोबत है। क्या है? रानी सरनोबत है। और जब महिला के बारे में पूछा गया तो हो सकता है आपको मेन 10 मीटर एयर पिस्टल पूछा जाए, तो वो कौन जीते थे? उसमें भी गोल्ड मेडल हमारे सौरभ चौधरी जीते थे। कौन जीते थे? सौरभ चौधरी। ओके, और हाँ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि एशियन गेम 2018 में भारत कितने मेडल जीता था और कौन से स्थान पर रहा था। ओके, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सेतु भारतम स्कीम कब लॉन्च किया गया था? तो ये प्रश्न था। तो सेतु भारतम स्कीम जो है 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। इसका मतलब इसका एम था 2016 से शुरू हो गया और 2019 तक इसका एंड डेट था, ठीक है, अंत डेट था। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि पूछा गया था आज में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, ठीक है। एएजी जिसे संक्षेप में एएजी के नाम से भी बोला जाता है, तो इनके बारे में पूछा गया था कि अभी कौन है? तो अभी जो है के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। क्या नाम है? के वेणुगोपाल। और उसके पहले कौन थे? हालांकि इतना पहले का पूछा नहीं जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? ये बहुत पहले की बात हो जाती है। इसके पहले जो भी थे मुकुल रोहतगी थे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये नहीं पूछा गया होगा। के वेणुगोपाल के बारे में ही पूछा गया होगा, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में यदि आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है इनके बारे में? 76, ठीक है, आर्टिकल 76 में। ओके, आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी माने जाते हैं। आप लोग इसे जनरल भाषा में समझिए तो ये भारत सरकार के वकील है एक तरह से, ठीक है। चलिए, हाँ, अटॉर्नी जनरल की जब बात आ गई तो मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा। इन्हें हिंदी में बोला जाता है महान्यायवादी, ठीक है। ये जो संसद के जितने भी कार्रवाई है ना उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार इनको नहीं है। तो इतनी बातें हुई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन ओपेक, ओपेक में कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं? देखिए ओपेक में बताता है, ओपेक का ऑफिशियल वेबसाइट कि हमारे पास 13 मेंबर ऑफ कंट्रीज है, ठीक है। और बहुत सारे वेबसाइट 15, 14 ऐसे बताते हैं, तो आप लोगों को 13 पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ओपेक का क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग देश हैं, जितने भी खाड़ी देश हैं, इन सारों लोगों का एक ग्रुप है जिसे ओपेक बोलते हैं, ठीक है। इसमें अभी 13 मेंबर है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है, सॉरी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, ओपेक में 13 मेंबर ही हैं, ठीक है, 13 मेंबर कंट्री है, ज़्यादा नहीं है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे पता चला है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे
कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च डेट, ये पूछा गया था कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो ये बहुत पहले 12 अप्रैल 2005 में इसकी लॉन्चिंग हो गई थी, ठीक है, उस समय के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा। ओके, ये बाइकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये किसके बारे में पूछा, ये मुझे समझ नहीं आया। यदि हो सकता है यदि बैकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में या बैकल नेचुरल रिजर्व के बारे में पूछा हो तो वो तो रसिया में है, लेकिन उसके बारे में नहीं पूछा होगा। ये प्रश्न में कुछ एरर है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इंक्रिप्शन ऑफ अशोका इन विच लैंग्वेज, अशोका के जितने भी शिलालेख हैं वो किस लैंग्वेज में है। ब्राह्मी लिपि, लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि, और लैंग्वेज की बात करें तो पाली भाषा में, ठीक है। तो पाली भाषा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है। इसीलिए मैंने उस समय उस प्रश्न को रोका था। देखिए पूछा था प्रश्न एक्चुअली कि कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। चार कंपनी, चार ऑप्शन थे आपके पास, जिसमें 3 कोई नवरत्न कंपनी था और एक महारत्न कंपनी था। महारत्न कंपनी का एग्जांपल मैं दूं, एनटीपीसी लिमिटेड, सेल, ओएनजीसी, ये सारे महारत्न कंपनी है, ठीक है। और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना, ये सब नवरत्न कंपनी है। तो ये होता है महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी। मार्केट कैप के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये बहुत ही पॉपुलर रही है, आजकल बहुत चर्चा में रही है। कौन है, मिसेज विद्यादेवी भंडारी। ओके, और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के, केपी शर्मा ओली। और ये भी आपको पता होगा कि नेपाल का भी हाल फिलहाल में संसद को भंग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। साइंस से प्रश्न था, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, संवेग, संवेग का फॉर्मूला पूछा था। तो मोमेंटम को पी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, पी बराबर एम इंटू वी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पूछा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका, जीवन की एकात्मक इकाई क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो ये क्या है, कोशिका है। कोशिका के बाद ही कोशिका का समूह से टिश्यू बनता है, टिश्यू के समूह से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के समूह से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के समूह से एक मनुष्य या कोई भी जानवर, जंतु, जीव जंतु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, जीवन की एकात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। इसके बारे में आपको अवश्य पता होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान अपना बॉर्डर किस किस स्टेट से शेयर करता है। स्टेट पूछा है, ठीक है, स्टेट पूछा है। तो जम्मू कश्मीर में आप लोग नहीं जाइएगा, स्टेट पूछा है। ओके, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ओके, राजस्थान, गुजरात। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है और यही चारों से शेयर करता है, ठीक है। तो ये चारों को आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि GII इंडेक्स मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे हिंदी में बोलते हैं नवाचार इंडेक्स। तो नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक में पूछ रहा है, इंडिया का रैंकिंग पूछा था, ठीक है। तो इसे कौन जारी करता है भाई, तो इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, ठीक है। इसे शॉर्ट में बीपो बोलते हैं, बीपो जारी करता है। 2020 में यदि हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक 48 थी, लेकिन 2019 में बात करें तो 52 थी, ठीक है। तो आई थिंक 2019 वाला ही आपसे पूछा होगा। यदि ऑप्शन में 48 रहेगा तो 2020 वाला पूछा हो सकता है। मुझे एक्यूरेट पता नहीं है कि कौन सा वाला पूछा था, इसलिए मैंने आपको दोनों बताया था। आप लोग दोनों ध्यान रखें। एक प्रश्न पूछा था कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, यूनिक्स। कौन सा है, यूनिक्स। वाह, आप लोगों को तो सभी पता है। चलिए अगले प्रश्न को पूछेंगे, शायद ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म कौन है, क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोग बोलते हैं भाई यूआरएल शेयर कर देना, तो यूआरएल क्या होता है, कोई रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि कहाँ से आप ले रहे हैं उसका लोकेट करने का स्थान होता है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न पूछा था कि चंद्रगुप्त 2 किसके पास 9 जेम्स थे, 9 रत्न होते हैं ना, ये किसके पास थे। तो ये चंद्रगुप्त 2 के पास थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास थे, ठीक है। कौन कौन थे उनके नाम भी मैं लिख कर रखा हूँ ताकि आप लोग भूले ना। इन्हीं में आपको कालिदास साहब मिल जाएंगे, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापनका, शंकु, ब्राह्महीर, बरुडुचि और बेताल भट्ट, ठीक है। ये नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, देखिए सिंपल सा मैं बता दूं तो भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध है रोड विस्तार से, ठीक है। रोड का नेटवर्क, जितने भी राजमार्ग है उसके नेटवर्क के विस्तार से। इसका था कि हम लोग भाई 2000 जितने भी 2020-21 तक, इसका था 21-22 तक, ठीक है। 2021-22 तक हम लोग 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर लेंगे, ओके। और जो पहले से बना हुआ है उसको बढ़िया से रिपेयर कर लेंगे। तो यही था भारतमाला प्रोजेक्ट, ओके। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति। तो देखिए सभापति कौन होता है राज्यसभा का, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। सभापति कौन होता है राज्यसभा का, जो उपराष्ट्रपति हो। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, शिक्षक दिवस किनके लिए मनाते हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हुए,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब जब सभापति पूछ दिया है तब आपसे अगला प्रश्न जरूर पूछेगा कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, और वे कौन थे? हरिवंश नारायण सिंह। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको आज का डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि काफ़ी अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और यदि खराब लगा है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिए। डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइए, और अपने यार दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके दोस्तों, तो हमारा आज का डिस्कशन खत्म हुआ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, क्लास भी जाइएगा लेकिन सेफ्टी के साथ। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।